गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो कि अभिक्रमित अनुदेशन का एक प्रकार है, उसके बारे में पढ़ा था कि ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है इसके प्रतिपादक B.F. स्किनर थे। उन्होंने बताया था कि यह अनुदेशन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। इस सिद्धांत में अधिगमकर्ता लर्नर जो स्टूडेंट होता है वो हर वांछित अनुक्रिया को उचित उसके जो अनुक्रिया करता है उसको उचित पुनर्बलन दिया जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे स्टूडेंट अपने अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है जहां तक उसको सीखना होता है। इस अनुदेशन में विषय वस्तु स्टूडेंट्स के सामने छोटे छोटे पदों में फ्रेम्स के रूप में अंशों में विभाजित करके अध्ययन के रूप में दी जाती है। इन छोटे छोटे पदों को फ्रेम कहते हैं। इन फ्रेमों के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, कंटेंट स्टूडेंट को बताया जाता है। छात्र प्रत्येक पद को फ्रेम को ध्यानपूर्वक पढ़ता है और उसी के अनुसार अनुक्रिया करता है और फिर अपनी अनुक्रिया का मिलान सही उत्तर से करता है और अनुक्रिया सही या गलत होने का मूल्यांकन करके पुनः पुनर्बलन प्राप्त करके आगे बढ़ता जाता है और अंतिम पद तक, अंतिम फ्रेम तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में जो अभिक्रम बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम हमारे बनाए जाते हैं, वो एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए इसको एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। इसमें उपशाखाएं, ब्रांचेज नहीं होते। जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है S1R1। S यहाँ स्टिमुलस उद्दीपक है कि S1 स्टिमुलस उद्दीपक की R1 रेस्पॉन्स अनुक्रिया होती है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हर उद्दीपन की एक अनुक्रिया होती है। यहाँ उद्दीपन का कार्य जो फ्रेम है, विषय वस्तु है, सूचना वो करती है। उससे संबंधित उसमें एक प्रश्न होता है, छात्र को उसका उत्तर देना होता है, उसकी अनुक्रिया R करनी होती है और अपने उत्तर की जांच वहाँ करनी होती है और अगर उसका उत्तर सही है तो वो दूसरे S2 पे जाता है और फिर R2 अनुक्रिया करता है। इस प्रकार ये एक सीधी रेखा में क्रम चलता रहता है निरंतर। इसका अगर हम उदाहरण के द्वारा अगर देखें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे इसके द्वारा सिखाने से पहले आवश्यक निर्देश दे दिए जाते हैं कि उनको फ्रेम को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उससे संबंधित प्रश्न हल करने हैं। यदि वो प्रश्न हल करने में असफल हों तो पुनः फ्रेम को पढ़ें और फिर उत्तर देवें। फिर अपने उत्तर की जांच चिट हटाकर करें। यदि उनका उत्तर सही है तो वो आगे के पद को पढ़ सकते हैं। अगर उनका उत्तर गलत है तो उन्हें पुनः उसी फ्रेम को दोबारा पढ़ना होता है और कोई भी पद या फ्रेम बीच में नहीं छोड़ना होता। ऐसा करने पर उनको अगला पद या विषय वस्तु नहीं समझ आएगा और उससे उत्तर देना कठिन होगा। इसमें फ्रेम को एक सीक्वेंस में फ्रेम संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके दिया है कि जैसे फ्रेम संख्या फर्स्ट है, जो सूचना होती है वो सूक्ष्म रूप में होती है, 2 या 3 पंक्तियों में होती है और उससे संबंधित 1 वर्ड के क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छात्र को अनुक्रिया के लिए स्थान दिया जाता है, निश्चित स्थान पर निश्चित अनुक्रिया करनी होती है और उसका उत्तर लिखने के बाद उसको जो साइड में एक आंसर छुपा हुआ होता है एक पर्ची के माध्यम से, उस पर्ची को हटा के अपने उत्तर की जांच करनी होती है। अगर उसको उत्तर जांच करने पर सही उत्तर प्राप्त है यानी उसको पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट, और वो आगे के फ्रेम को पढ़ सकता है। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे फ्रेम में मैंने बताया है, प्राणी, जंतु और पौधों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है। इकाइयाँ सजीव होती हैं, इनको कोशिकाएं कहते हैं। ये सूचना हमने दे दी फ्रेम फर्स्ट में। इससे संबंधित प्रश्न है, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती हैं। छात्र को इसका उत्तर देना है। 1 वर्ड में इसका उत्तर अब जाएगा, प्राणी का शरीर। सेकंड क्वेश्चन है, इकाइयों को डैश कहते हैं। इकाइयों को
क्या कहते हैं, यह हमने इसमें फ्रेम में बताया है। कोशिकाएं, बालक उसका उत्तर लिखता है और फिर अपने उत्तर की जांच करता है। इसी प्रकार वो आगे के फ्रेम पढ़ता है और पूरे कंटेंट की जानकारी लेता है। इस प्रकार इसमें एक रेखीय क्रम में वो सूचनाएं प्राप्त करता जाता है। इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अगर हम विशेषताओं की बात करें आगे, तो इसमें कई विशेषताएं होती हैं। यह विधि करके सीखने की विधि है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट स्वयं कार्य कर रहा है, स्वयं उसको सूचनाएं पढ़नी पड़ रही हैं, फ्रेम को पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, फिर उससे संबंधित प्रश्न को हल करना होता है और फिर अपने उत्तर की जांच करनी पड़ती है। छात्र स्वयं कार्य करते हैं, इसलिए स्टूडेंट क्रियाशील रहते हैं और क्रियाशील रहकर जो कार्य किया जाता है वो अधिक प्रभावी होता है, स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होता है। इसमें विषय वस्तु को छोटे पद, जिनको हम फ्रेम कहते हैं, उसमें बांट दिया जाता है। छोटे छोटे पदों में क्रमानुसार तार्किक रूप से पूरी विषय वस्तु को अरेंज किया जाता है। ऐसे अभिक्रमित अनुदेशन के तैयार किया जाता है, जिसमें विषय वस्तु के छोटे छोटे सरल रूप में इजी फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी रहे और वो अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। साथ ही इसमें जो अनुक्रिया होती है वो निश्चित व नियंत्रित होती है। जो वन वर्ड के आंसर होते हैं या फिर वन लाइन के, वो फिक्स आंसर है, तो वो अनुक्रिया निश्चित है, फिक्स है और नियंत्रित है कि उसको उतने ही सीमित मात्रा में ही उत्तर देना है। इसमें तात्कालिक पुनर्बलन प्राप्त होता है, रीइंफोर्समेंट तुरंत मिल जाता है, क्योंकि बालक जैसे ही अपने प्रश्न का उत्तर लिखता है फिर अपने उत्तर की जांच करता है, उत्तर सही होता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है, आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इससे बालक कार्य करने में उत्साहित रहता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। जो बाल मनोविज्ञान को आधार बना के ये विधि का प्रयोग किया गया है, उसी आधार पर अनुदेशन सामग्री तैयार की जाती है। इसके द्वारा अधिगम प्रभावी होता है, क्योंकि बालक स्वयं कार्य करके सीख रहा है, क्रियाशील रहकर सीख रहा है, वो रुचि अनुसार सीख रहा है और सारी विषय वस्तु को एक तार्किक क्रम में सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यह विधि अधिक प्रभावी है। यह अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं, जैसे कि प्रशिक्षित व्यक्ति भी कभी ये अनुदेशन सामग्री अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर पाते, उसमें उनको प्रॉब्लम आती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है क्लास के, वो इसमें अधिक रुचि नहीं लेते हैं। इसके द्वारा सामाजिक अभिप्रेरणा प्रदान नहीं की जा सकती, सोशल मोटिवेशन इससे नहीं दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को। इसके द्वारा शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है। इसमें विद्यार्थियों को एक ही क्रम, एक ही सीक्वेंस का अनुसरण करना पड़ता है, जिससे सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसके द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। बच्चों को क्रिएटिविटी हम नहीं सिखा सकते इसके द्वारा व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु को ही समझाया जा सकता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, उनको निश्चित अनुक्रिया ही करनी होती है। इसमें छात्रों के नकल करने की संभावना रहती है। कई बार स्टूडेंट आंसर लिखता नहीं है, फ्रेम को पूरा उसमें सूचना नहीं पड़ी, वो साइड में जो आंसर लिखा हुआ है, छुपाया गया, उसको देख के भी आंसर डायरेक्ट लिख देता है, तो इसमें नकल करने की भी संभावना रहती है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए नया प्रकार शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तैयार किया गया। इसको के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर थे, जिन्होंने 1954 में इसका निर्माण किया। इन्होंने शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास प्रशिक्षण की समस्याओं के आधार पर किया। यह अभिक्रमित अधिगम परंपरागत शिक्षण पद्धति पर आधारित होता है, जिसमें अंतःक्रिया संबंधों पर विशेष
ध्यान दिया जाता है, इंटरैक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस अधिगम में छात्र जो क्रिया करता है उसके आधार पर अध्यापक उसके व्यवहार को परिभाषित करता है और संशोधित करता है। इस अभिक्रम में शिक्षक एक ऐसा अभिक्रम निर्माण करता है, एक ऐसा अनुदेशन सामग्री तैयार करता है कि स्टूडेंट अपनी सूझबूझ से अनुक्रिया या उत्तर चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें एक क्वेश्चन के जो कि होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें पदों का आकार रेखीय अभिक्रम की तुलना में बड़ा होता है और फिर अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो स्टूडेंट को उन मल्टीपल चॉइस में से एक चॉइस चुननी होती है। अगर उसका आंसर ठीक होता है तो वो नेक्स्ट फ्रेम को पढ़ सकता है। गलत उत्तर देने पर उसको उपचारात्मक अनुदेशन दिए जाते हैं कि उसने जो आंसर चुना है वो गलत क्यों है, उसको यह बताया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट कई शाखाओं में से होकर गुजरता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से बताया है, फ्रेम फर्स्ट है, उसमें प्रश्न फर्स्ट है, प्रश्न के 4 ऑप्शन है A, B, C, D। स्टूडेंट ने जो भी आंसर दिया तो वहाँ पे उसको एक त्रुटि पेज होता है, उस पर जाके देखना होता है उसका आंसर सही है गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, ये वास्तव में किसका आंसर है। इस प्रकार उसको धीरे धीरे सही उत्तर पर लाया जाता है और सही उत्तर पर आने पर ही वो अगले फ्रेम पर जा सकता है। इस प्रकार उसको जब वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो कई ब्रांचेज में होकर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। उसको सामान्य जो ज्ञान दिया जा रहा है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी इस माध्यम से दी जा सकती है। अगर हम विशेषताएं देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो इसमें कई विशेषताएं हैं। जैसे इसमें पदों फ्रेम का आकार बड़ा होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की तुलना में। इसका उपयोग पुस्तकों और शिक्षण मशीनों में किया जाता है। टीचिंग मशीन्स में इस अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। यह अनुदेशन परंपरागत शिक्षण विधि पर आधारित होता है। इस अनुदेशन में गलत अनुक्रिया पर व्यक्तिगत कठिनाइयों का ज्ञान छात्र को करवाते हैं। उसने क्या गलती की है उसको स्टूडेंट्स को बताते हैं और साथ में ही उस गलती का उपचारात्मक अनुदेशन की भी व्यवस्था होती है। यह ट्यूटोरियल शिक्षण प्रणाली की तरह कार्य करता है। जैसे ट्यूटर हमको बताता है कि हमारी गलती क्या है और इसको सुधार कैसे कर सकते हैं, उसी तरह इसमें ट्यूटोरियल टीचिंग सिस्टम की तरह कार्य किया जाता है। इसका उपयोग उच्च शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें पृष्ठपोषण फीडबैक तुरंत दिया जाता है कि गलती है तो क्यों गलती है, वह सही उत्तर किसका है। छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार इसमें अध्ययन करते हैं। इस प्रकार शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की तुलना में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। धन्यवाद।